बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। अब प्रोग्राम का नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको मैं 2 इम्पोर्टेंट अपडेट्स देना चाहता हूँ। पहली अपडेट है विज़िट वीज़े के हवाले कि इस वीक होम ऑफिस ने एक्सेप्ट किया है कि जो पॉलिसी वो इस्तेमाल कर रहे थे एप्लीकेशंस को रिफ्यूज़ करने के लिए, वो गलत है। उसका मैं पहले आपको थोड़ा सा हवाला देता जाऊँ, और वो ये था कि जब भी कोई एप्लीकेशन आती थी फ्रॉम अ हाई रिस्क कंट्री जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, होम ऑफिस ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, एक टिक बॉक्स प्रोग्राम, जहां वो देखते थे कि अच्छा ये एप्लीकेशन आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से, ये एक हाई रिस्क कंट्री है, इस एप्लीकेशन को ज़्यादातर टाइम लगाया जाए और इसको डिटेल में देखा जाए कि सही डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं या नहीं। और जब कोई एप्लीकेशन आता था कोई लो रिस्क कंट्री से, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका से या कनाडा से, उसको वो जल्दी से केस वर्कर को इंस्ट्रक्शन देते थे कि आप जल्दी से इसको अप्रूव कर दें। अब होम ऑफिस ने इस वीक मानना है कि ये हमने गलत किया था और इस प्रोग्राम को वो बंद कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि जब भी कोई एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी विजिट वीज़े के लिए या कोई भी एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन, हम उसको केस बाय केस ऑन मेरिट उसको कंसिडर करेंगे। अब हम ये नहीं देखेंगे कि अच्छा ये एक हाई रिस्क कंट्री है, ये एप्लीकेशन आ रहा है बांग्लादेश से या गाना से, इसको हम रिफ्यूज़ कर दें या इसको आप ज़्यादा स्क्रूटनाइज करें कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट सही लगाए गए हैं या नहीं। सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ कि अगर आप सोच रहे हैं विजिट वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, आप सबमिट कर सकते और आपके लिए बेहतर चांसेस हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। ये थी पहली अपडेट। और जो दूसरी अपडेट मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ वो है टोइक केसेस के हवाले। ये एक बड़ी अहम अपडेट है, गौर से सुनिएगा। जैसे आपको पता है कि 3-4 साल पहले होम ऑफिस ने एक ब्लैंकेट पॉलिसी इस्तेमाल कर दी थी कि जहां उन्होंने सब लोगों को एप्लीकेशन उनके रिवोक कर दिए थे, चाहे आपने चीटिंग की थी या नहीं, होम ऑफिस सब के वीज़े कैंसिल कर रहा था। फिर क्या हुआ, पिछले साल चैलेंज हुआ और होम ऑफिस ने सबको राइट ऑफ अपील देना शुरू कर दिया। और जब अपील अलाउ हो जाती थी, होम ऑफिस क्या कर रही थी कि उन एप्लीकेंट्स को 60 डेज़ का वीज़ा दे रही थी। उनकी आर्गूमेंट ये थी, हम आपको उस पोजीशन में डाल रहे हैं जब आपके पास वीज़ा था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टूडेंट थे, हम आपको 60 डेज़ का वीज़ा दे रहे हैं, आप 60 डेज़ में अब एक और कैश लेटर ले लें और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लें। और इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, अगर एक शख्स जिसका वीज़ा 5 साल पहले कैंसिल हो गया था, अब वो 5 साल से पढ़ाई नहीं कर रहा, कौन सी यूनिवर्सिटी उसको कैश लेटर देगी? और उसके पास काम करने की इजाज़त नहीं थी, वो फ़ीस कैसे भरेगा? ये प्रॉब्लम थी। अब अपर ट्राइब्यूनल ने जजमेंट पास की है कि जिसका अपील अलाउ हो टोइक का, उसको 2.5 साल का वीज़ा मिलना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। और जिन लोगों को 60 डेज़ का वीज़ा पहले मिला था और वो 60 डेज़ में नहीं कैश लेटर ले सके, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि वो भी अब चैलेंज कर सकते हैं कि इस जजमेंट के हवाले अब हमें भी 2.5 साल का वीज़ा दिया जाए। सो अगर आपकी अपील पिछले साल अलाउ हुई थी और आपको 60 डेज़ का वीज़ा दिया गया था और आप एक यूनिवर्सिटी नहीं ढूंढ सकते थे, फिर आप इसको अब चैलेंज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखें जी, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, अब मुझे भी इन लाइन 2.5 साल का वीज़ा ग्रांट किया जाए। ये थी इस वीक की अपडेट्स। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, मैं लंदन से। जी जी। कमरान भाई, मैंने 16 जुलाई को मैंने आज से तकरीबन 2 वीक पहले मैंने ILR के लिए एप्लीकेशन मैंने की एडवाइस पे और गुल भाई की एडवाइस पे और भाई की एडवाइस पे। क्या है, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ प्लीज, और उससे कह दूँ आप लोगों को। सॉरी, लगता है कमरान भाई, हमारी मैंने 16 को की थी और 29 को मेरे पास ILR मिल गए। जस्ट 2 वीक के अंदर अंदर मेरा नॉर्मल एप्लीकेशन पे मेरी अप्रूव हो गई और ILR स्टार्ट फोन किया। सॉरी, लगता है हमारे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसमें मुझे आवाज़ नहीं आ रही कॉलर्स की। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और
उम्मीद है कि ब्रेक के बाद ये प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस भी देता जाऊं, जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, जो है keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी, उनका भी हल हो गया है। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है मैं आपको ऐसी एडवाइस दूंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, जैसे मैं ब्रेक से पहले भी अर्ज़ कर रहा था और पिछले वीक में भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि अगर आप सोच रहे हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, आपको एक फ़ी वेवर का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 2-3 माह पहले जजमेंट पास की गई थी जिसमें कोर्ट्स ने कहा था कि अब वो टेस्ट ये है कि अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, फिर होम ऑफिस को ग्रांट करना चाहिए फ़ी वेवर। ये रूल अब रिलैक्स हो गया है, क्योंकि पहले क्या होता था, आपको साबित करना होता था कि आप डेस्टिट्यूट हैं, कि आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, या आपके जो अखराजात हैं, हर दिन के अखराजात, वो आप पूरे नहीं कर सकते। और ये जो टेस्ट था ये काफ़ी सख्त था और इसको मीट करना बहुत मुश्किल था एप्लीकेंट्स के लिए। लेकिन अब क्योंकि कोर्ट्स ने कहा है कि अफोर्डेबिलिटी टेस्ट है, अब अगर आप सबमिट करें, मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ी वेवर ग्रांट कर देंगे अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई बात है। जी जी, बात कर रहे हैं जी, फरमाइए। जी कामरान भाई, मेरा एक ही सवाल है जी जी कि मैं पाकिस्तान से 2011 में आया था, तो मेरी ससुराल फैमिली है वो स्पेनिश है। ठीक है। तो 6 महीने का मेरा पाकिस्तान का वीज़ा था और दूसरा मेरा इधर लगा 5 साल का। ठीक है। तो 5 साल के बाद ना, 5 साल वो चलते चलते वो डिवोर्स होगी। मेरा एक बच्चा भी है और उसकी एज है 7 ईयर। तो जब डिवोर्स होगी तो डिवोर्स के बाद मैंने फिर अप्लाई किया, मैं सिंगल हो गया, तो फिर मुझे मिल गया 5 साल का कार्ड। ठीक है। तो 5 साल के अभी कार्ड है मेरे पास। इसके बाद अभी क्या राय अमल है आपकी? ठीक है। आप मुझे ये प्लीज बता दें। ठीक है, मैं समझ गया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपकी डिवोर्स होगी, उन्होंने आपको रिटेन राइट ग्रांट कर दिया होगा। अगर आपके अब 5 साल हो गए हैं यूके में रहते हुए और आपने मुझे बताया कि आप 2011 में एंटर हुए थे, आप अब इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मेरे ख्याल में। बेस्ट चीज़ क्या होगी, अगर आपको इस लिस्टर के पास चले जाए और अपनी फ़ाइल पूरी ले जाएं और वो चेक कर सकता है और आपको कन्फर्मेशन भी दे सकता है कि आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने मुझे बताया है कि क्योंकि आपकी डिवोर्स हो गई थी, फिर उन्होंने आपको दोबारा एक 5 साल का कार्ड दे दिया, मेरा ख्याल है कि होम ऑफिस ने फिर आपको रिटेन राइट दे दिया है, और अब आपको हो गए हैं तकरीबन 10 साल यहाँ रहते हुए। मेरे ख्याल में अगर आप अप्लाई करें, आपको वो ग्रांट कर देंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव होने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने 11 मंथ हो गए थे किया था नेशनैलिटी के लिए अप्लाई। तो जब मैंने ईमेल किया तो वापस उन्होंने कहा कि डिसीजन आपका हो गया है तो आपको बता देंगे। ठीक तो है। 2 वीक फिर हो गया, अभी तक कुछ नहीं पता चला, तो क्या होगा? अच्छा, और जब उन्होंने आपको ईमेल की थी उसमें उन्होंने बताया था कि कब उन्होंने डिसीजन पोस्ट की या नहीं? नहीं, उन्होंने कहा था कि आपका डिसीजन हो गया है, वो नेशनल के लिए अभी ग्रांट करना है तो आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो कितना समझ टाइम लगेगा? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कोविड-19 की वजह से आपको पता ही है कि डिलेज हर जगह में चल रही हैं। होम ऑफिस में डिलेज हैं, पोस्ट में भी डिले हैं। मेरे ख्याल में आप एक और महीना वेट कर लें और मुझे उम्मीद है कि आपको वो डिसीजन भेज देंगे। अगर आपकी डिसीजन नहीं आती, फिर आप दोबारा उनको एक ईमेल लिख सकते हैं और अब हवाला दे सकते हैं पिछले ईमेल का, जहां आप कह सकते हैं कि देखें जी, होम ऑफिस ने मुझे कहा था कि हमने डिसीजन कर दी है और हम आपको जल्द से जल्द भेज रहे हैं और अभी तक मुझे वो डिसीजन नहीं आया, प्लीज़ मुझे बताएं। और मुझे उम्मीद है कि वो आपको डिसीजन भेज देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो। हेलो, यू लाइव होने। हेलो जी, माय नेम इज सैंडी। हेलो सैंडी। हाँ जी, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कैमन जी। जी जी, पूछो। मेरे एक फैमिली मेंबर हैं जो ब्रिटिश नेशनल हैं। जी जी।
हेलो। और वो ब्रिटिश नेशनल है, उनकी बेटी वो भी ब्रिटिश है। ठीक। तो उनकी जो वाइफ है वो इंडिया से है, हम्म। तो वो उनको बुलाना चाहते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, थोड़ा बताएंगे? ठीक है, मैं और कोई सवाल आपका है? हाँ जी, दूसरा सवाल ये है कि मेरी मम्मी यहाँ पर आई थी 2000 में घूमने के लिए, वो ओवर स्टे कर गई थी। सॉरी, कब आई तो थी? उनकी उम्र, हाँ जी, कब आई थी आपकी मम्मी? वो अबाउट 1999 में आई थी, और उनका स्टे ओवर स्टे हो गया था ठीक है। बीमार होने की वजह से। ठीक तो है। वो अब दोबारा हम उन्हें घूमने के लिए बुलाना चाहते हैं, बुला सकती है या नहीं बुला सकती? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा है, अगर कोई ब्रिटिश नेशनल अपनी वाइफ को बुलाना चाहता है, उसको 3 चीज़ें फुलफ़िल करनी होती हैं। पहली तो है इनकम रिक्वायरमेंट। आपको साबित करना होता है एज ए ब्रिटिश नेशनल कि आप 18,600 कमा रहे हैं। इसके लिए आपको साबित करना होता है 6 मंथ पे स्लिप्स और 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट्स। इसके साथ साथ आपको एक एम्प्लॉय लेटर भी लगाना होता है जो कंफर्म करता है कि आपकी सैलरी क्या है और आपकी पोजीशन क्या है और आप कितने आवर्स काम करते हैं अपने एम्प्लॉयर के लिए। दूसरी चीज़, आपने जो एप्लीकेंट होता है, जो अप्लाई कर रहा होता है इंडिया या पाकिस्तान से, उसको पास करना होता है A1 इंग्लिश टेस्ट जो होता है IELTS, वो आपको पास करना होता है। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट होती है रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट, एप्लीकेंट को और स्पॉन्सर को साबित करना क्या होता है कि उनकी जो रिलेशनशिप है वो है जेन्युइन। उसके लिए आपको मज़ीद एविडेंस साथ लगानी होती है जो प्रूव करती है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो है जेन्युइन। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, मुझे उम्मीद है कि आपकी जो सिस्टर इन लॉ अप्लाई कर रही हैं इंडिया से, उसको ग्रांट कर देंगे एंट्री क्लियरेंस। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आपकी जो मदर थी वो आई थी 20 साल पहले और वो ओवरस्टे कर गई थी और अब आप दोबारा उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, बेशक आप कर सकते हैं क्योंकि इतना वक्फा हो गया है उनको आए हुए। आप साथ साथ एक कवर लेटर अगर लगा दें और उसमें आप एक्सप्लेन कर दें कि आपकी मदर आई थी 99 में और उस टाइम ओवरस्टे कर गई थी, उनकी कोई प्रॉब्लम्स थी या हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, उस वजह से अब वो विज़िट करना चाहती हैं, आपको विज़िट करना चाहती हैं और इस टाइम ये ओवरस्टे नहीं करेंगी, मुझे उम्मीद है कि वो आपके मदर को ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, सबसे पहले आपका थैंक्स और गुल भाई का और तारिक भाई जो आपके कोलीग हैं उन सब का थैंक्स जो वीनस टीवी पे इतनी अच्छी एडवाइस देते हैं और सबको नॉलेज भी मिलती है और सबके काम भी आती है, स्पेशली मेरे बहुत काम आई। थैंक यू सो मच। कमरान भाई, मैंने 16 जुलाई को लास्ट मंथ में मैंने ILR के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। और 29 को मुझे ILR अप्रूव की ईमेल आ गई जस्ट 13 डेज में। और मैंने मुबारक हो नॉर्मल एप्लीकेशन जी। की। आप तीनों की एडवाइस पे मैं हमेशा सवाल करता था, आप लोगों हाँ जी, को थैंक करता था। अली भाई बोल आप रहे लोग हैं मुझे ना? अच्छी एडवाइस दी आप लोगों ने और जी जी। माशाल्लाह जस्ट 13 डेज में मेरी LR आई। तो मैंने कहा मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं और आप लोग तीनों का थैंक्स कहता हूँ आप लोगों को। तो थैंक आप यू। तीनों का बहुत बहुत थैंक्स। और जो लोग एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हैं प्लीज वो लोग डालें, होम ऑफिस बहुत क्विक डिसीजन दे रहा है। थैंक्स वेरी मच कमान। थैंक यू सो मच। देखिए नाजरीन, ये आज एक टेस्टिमोनियल आया लाइव ऑन एयर कि लोगों को फ़ायदा मिल रहा है इस प्रोग्राम को देख के। इसलिए आपने खुद सुना है कि अगर आपने एप्लीकेशन नहीं सबमिट की, जल्द से जल्द सबमिट करें। ये एक बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि आजकल होम ऑफिस फी वेवर भी ग्रांट कर रहा है और थोड़ी सी नरमी भी है होम ऑफिस में, जो होम ऑफिस डिस्क्रेशन भी इस्तेमाल कर रही है और लोगों को वीज़े दे रही है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, मेरी एडवाइस आपसे यही होगी कि एक सॉलिसिटर को मिल लें। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, मेरा नाम आबिद है। जी जी। मेरा एक सवाल है कि मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ को मैं यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ ठीक है। विजिट वीजे पे। ठीक है। एक तो मुझे ये नहीं पता कि उन वीजा रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। दूसरा, उनका क्या कहते हैं, उनके बेटे की डेथ हो गई थी। ठीक है। उनके साथ उनका पोता है जो कि 1 साल का है। ठीक है। तो वो उसको वहाँ छोड़ नहीं सकते क्योंकि और कोई है नहीं उनका। अच्छा। तो अगर वो इधर लेकर आते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और हमारे को क्या सबमिट करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स उनके वीजा के? ठीक है। जो पोता है उनका, उसकी मदर कहाँ है? उनकी मदर की और फादर दोनों की डेथ हो गई है और वो उनका लीगली अडॉप्टेड, मतलब कि कहते हैं वो लीगल गार्डियन है अब उसके। अच्छा, और वो पेपर वर्क कोर्ट से सब उनके पास है? उनके पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है उनके पास। की कहते हैं पासपोर्ट भी उनका बना हुआ है, बे फॉर्म भी बना हुआ है उसका उनके नाम पे। ठीक है। और आप ब्रिटिश नेशनल हैं? जी, हम लोग ब्रिटिश नेशनल हैं।
ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगर आप सोच रहे हैं अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं विजिट वीज़ा, आपको अपनी तरफ से दिखाना होगा अपनी पे स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट्स कि आप उनका ख़र्चा उठा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स पे स्लिप से 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट साथ लगा दें, वो अनफ होगा। उसमें कम से कम मेरे ख्याल में 2 to 3,000 पाउंड आपके अकाउंट में होना चाहिए, 2,000 पाउंड कम से कम। और दूसरा आपको साबित करना होता है कि आप उनको रिहाइश भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी टेनेंसी एग्रीमेंट लगानी होगी, या अगर आपका अपना मकान है अपनी मॉर्गेज स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, चंद बिल्स लगा लें और वो भी दुरुस्त होगा। ये होगी आपकी तरफ से एविडेंस। अब हम आते हैं एप्लीकेंट की तरफ से क्या क्या एविडेंस होनी चाहिए। मेनली आप एप्लीकेंट को साबित करना होता है कि उनके पास टाइज हैं इन द होम कंट्री, कि अगर उनको वीज़ा ग्रांट किया जाता है टू द यूके वो वापस जाएंगे। 99.99% ऑफ रिफ्यूज़ल फॉर विजिट वीज़ा एप्लीकेशन इस वजह से ही रिफ्यूज़ होते हैं कि होम ऑफिस कहती है रिफ्यूज़ल में कि हम समझते हैं आपके पास सब्सटैंशियल टाइज नहीं है और अगर हम आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे आप वापस नहीं जाएंगे। अब इसको दूर करने के लिए आपके पेरेंट्स प्रूफ लगा सकते हैं। अगर उनके पास एक घर है उसके कागज़ वो लगा सकते हैं, अगर उनके पास कोई ज़मीन है वो प्रूफ लगा सकते हैं, अगर उनकी कोई इनकम आ रही है फ्रॉम रेंटल या प्रॉपर्टी वो भी वो साथ लगा सकते हैं, और अगर आपके कोई और बहन भाई हैं उसका भी प्रूफ वो साथ लगा सकते हैं कि देखें जी अगर हमें वीज़ा ग्रांट किया जाता है, हमारा मकसद है एक ही कि हम यहाँ विज़िट करना चाहते हैं और जैसे ही हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा हम वापस चले जाएंगे। अगर आप ये सब प्रूफ लगा दें। जहाँ बात रही कि उन्होंने अडॉप्ट किया है, अगर वो प्रूफ साथ लगा दे और आप एक्सप्लेन कर दें कवर लेटर में कि हमने उसको अडॉप्ट कर दिया हुआ है और वो एक हमारा एक अडॉप्टेड सन है अब, क्योंकि उसके पेरेंट्स वफात पा चुके हैं, उसमें मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप सोच रहे हैं अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए, बल्कि बजाय आप कोई अनक्वालिफाइड एजेंट इस्तेमाल करें इंडिया या पाकिस्तान में, आप यहाँ कोई सॉलिसिटर को मिल लें और वो आपके पेरेंट्स का एप्लीकेशन यहाँ कंप्लीट कर सकता है और आपके पेरेंट्स जो है अपने पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो पाकिस्तान में जमा करा सकते हैं और फिर आपको वेट करना होगा डिसीजन का। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू लाइव ऑन है। हेलो सर, गुड इवनिंग जी। मेरे दो सवाल है। जी। एक तो है एक्चुअली मेरे पास 2 हफ्ते रह गए मेरा वीजा एंड ऑन के लिए और मुझे दोबारा अप्लाई है। जो इसमें फी वेवर की ऑप्शन है वो कितने टाइम पहले उसको अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है। और दूसरा सवाल है कि जो वीएमडे वीजा प्रीमियम सर्विस है वो क्या वो स्टिल कंटिन्यू है या अभी चल रही है, या उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ठीक है, और कोई सवाल आपका है? जी नहीं, ये बस तो ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा कि आप कितने दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं। होम ऑफिस की वैसे पॉलिसी होती है कि 28 डे से पहले आप एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकते। आपने मुझे बताया कि आपके अभी 14 डेज रहते हैं वीज़ा एक्सपायर होने में, आप सबमिट कर दें और 3C के तहत आपकी लीव एक्सटेंड हो जाएगी। अगर आपका फ़ी वेवर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है फिर आपके पास 10 डेज़ होंगे कि आपने फ़ीस भरनी होगी। इसमें एक चीज़ मैं व्यूज़ को बताता जाऊँ, कोई व्यूज़ समझते हैं कि अगर एक दफ़ा हमारा फ़ी वेवर रिफ्यूज़ हो गया हम दोबारा फ़ी वेवर सबमिट कर दें इससे हमारी लीव कैरी ऑन होती रहेगी। नहीं, अगर आपका फ़ी वेवर एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो जाता है आपके पास 10 डेज़ हैं कि आप उसको भरें। अगर आपका दोबारा रिफ्यूज़ हो जाता है फिर इससे आपकी लीव कैरी ऑन नहीं हो रही। इसलिए जब भी आप सोचें फ़ी वेवर सबमिट करने को, मेक श्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स और सारी एविडेंस सही है। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि प्रीमियम सर्विस कब खुलेगी, अभी तो वो बंद है। जो न्यूज़ आ रही है होम ऑफिस की तरफ से कि प्रीमियम सर्विस न्यू ईयर तक बंद होगी। इसलिए अगर कोई भी एप्लीकेंट सोच रहा है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप नॉर्मल सर्विस इस्तेमाल कर लें। इसमें 2 फ़ायदे हैं, एक तो है कि आपके 800 पाउंड बच जाते हैं और दूसरा आजकल होम ऑफिस एफिशिएंटली काम कर रही है। कोरोना वायरस होने के बावजूद भी होम ऑफिस 3 तो लेके 4 माह में आपको डिसीजन दे रही है, इसलिए आपके पैसे भी बच जाते हैं और आपको वीज़ा भी वो ग्रांट कर देते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, keijaz@me.com। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक मुलाकात अरेंज कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप प्लीज़ अभी जाएँ सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर और वहाँ टाइप करें कामरान इजाज़, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव होने जी, Hello. फरमाइए। हाय यस फायर अवे विद योर क्वेश्चन। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। So, yes, I'm from Bangladesh. Now I'm staying in the UK. Last year I have applied for my a younger sister for a visit visa, but it's been refused. Okay, The reason was because they said she haven't got enough money in the account. right. But before we have applied, we we deposit in Bangladesh 1 lakh, like 1,000 pounds Yeah. in the bank. But I don't know the statement. We have sent the statement, but still they are refusing and saying the reason is there wasn't enough money to come in the UK to visit, and they said they might afraid she will stay in the UK for she wouldn't go back to And her does your country, so sister this have was the any reason. land she owns in Bangladesh? Any income she's receiving? Anything? Does she own a house? So, how old is she? No. Does she own a house? A house? No, she don't have. Is she single? own Is she any married? house. She has She's children? a student. She has children? No, she's unmarried actually. How old is she? She was 21. Okay, I understand. Thank you very much for your call. The best thing for you would be is if your sister reapplies and this time you show that you will be bearing the expense. So if you show from your end your savings, for example, if you have £3,000-4,000 in your account, and you show that you'll be bearing the whole expense of the visit, in my opinion, you'll have a better chance of your sister obtaining a visit visa. A common mistake many applicants do when they apply for a visit visa is that a week or two before their application, they deposit £1,000 or £2,000 in their account. And then the Home Office raises that as an objection by stating, where did that money come from? We want to know the source. And for that reason, they continually refuse the application. So my advice for you would be, is ask your sister to reapply, but state on the application that you will be bearing the expense and providing her accommodation, and enclose your bank statements, and hopefully, fingers crossed, your sister's application is allowed. नाज़रीन, ये जो सवाल मुझे पूछा गया है कि इनकी सिस्टर ने अप्लाई किया था विजिट वीज़े के लिए और होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दिया था। ऑब्जेक्शन ये थी कि वो कह रहे थे कि उनकी सिस्टर के अकाउंट में खाली था 1,000 पाउंड, और वो कह रहे थे ये अनफ नहीं है और हम समझते हैं कि अगर हम आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे आप वापस नहीं जाएंगे। इनकी सिस्टर को, इनकी जो कॉलर है, इनको मैंने एडवाइस किया है कि अगर स्पॉन्सर जो कॉलर है, अगर वो दिखा दे अपने अकाउंट में कि उनके पास पैसे हैं और वो सारा खर्चा उठा रहे हैं, शायद इनकी सिस्टर को बेहतर चांस हो कि उनका वीज़ा अलाउ हो जाए। बहुत शुक्रिया इनकी कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम वसीम है, मैं ये प्रोग्राम देखता रहता हूँ। मेरे दो सवाल है। जी पूछे। जो मेरा पहला सवाल ये है कि मैं अभी स्पाउस वीज़ा पे हूँ, ठीक है, के रूट पे। ठीक है, मेरे 2.5 साल ख़त्म होने आए हैं, अब मैं एक्सटेंशन के लिए अप्लाई होने वाला हूँ, ठीक है, महीने में। ठीक है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरी इनकम हो जाती है, मेरी वाइफ जो है वो ब्रिटिश सिटीजन है और वो बेनिफिट ले रही है यूनिवर्सल क्रेडिट, ठीक है, तो उसका कोई मसला होगा, उसका कोई प्रॉब्लम आएगा जब मैं अप्लाई होऊंगा तब? ठीक है। और कोई सवाल आपका है? और दूसरा सवाल ये कि मैंने अभी घर बाई किया हुआ है, ठीक है, मैं अभी रेंट के हाउस पे रह रहा हूँ, तो ये पूरा महीना मैं यहाँ पे रहूंगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ मैं मूव होने वाला हूँ, उससे पहले मैं अप्लाई होने वाला हूँ। तो एड्रेस मैं कौन सा डालूं? अगर मैं वो घर का डालूंगा जो मैं मूव होने वाला हूँ, ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर ठीक है, मैं समझ, तो फिर क्या कौन सा एड्रेस लगाना चाहिए? मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा है कि आप इनकम रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, लेकिन आपकी जो वाइफ है वो बेनिफिट ले रही है, इसमें कोई असर होगा आपके एप्लीकेशन को या नहीं? क्योंकि आपकी जो वाइफ है वो ब्रिटिश नेशनल है, इन हर ओन राइट वो बेनिफिट्स ले सकती है।
चाहे आपके पास वीज़ा है 2.5 साल का और वो ले रही है बेनिफिट, इस पर आपको कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं विच इज़ 18,600, आपको वो एक्सटेंशन ग्रांट कर देंगे। ये तो होगी पहली बात। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आप हाउस मूव कर रहे हैं आफ्टर 1 मंथ, लेकिन उससे पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, आपको क्या करना चाहिए? जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ एक सेक्शन होता है जहाँ वो आपसे पूछते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ चाहते हैं कि आपको वो डिलीवर हों। वहाँ आप टाइप कर सकते हैं जो आपका नया एड्रेस है, और जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा वो आपको वहाँ भेज देंगे। और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि अगर होम ऑफिस ने कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होगी, वो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल के थ्रू भी वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने आपसे पूछना था, ये जो नया इमिग्रेशन सिस्टम आया है पॉइंट बेस फॉर स्किल्ड वर्क, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? इसमें इन व्हाट सेंस? लाइक जनरल आप पूछना चाहती हैं? होते हैं जॉब ऑफर, आई थिंक आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आई एम नॉट श्योर। तो इमिग्रेशन का कुछ आया है नया सिस्टम। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, ये जो नया पीबीएस सिस्टम आ रहा है, ये आ रहा है 1 जनवरी 2021 से। इसमें मेनली जो चेंजेस आई हैं फ्रॉम द करंट पीबीएस सिस्टम, वो है जो इनकम थ्रेशोल्ड है सैलरी का, उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। और दूसरा कि पहले होता था, अभी करंटली भी, कि आपको लेबर मार्केट टेस्ट करना पड़ता था, कि आपको साबित करना होता था होम ऑफिस को कि आपने यहाँ जॉब एडवर्टाइज़ की है और यहाँ कोई एप्लीकेंट्स नहीं है जो इस जॉब को फुलफ़िल करें। इस वजह से आप बाहर से एक स्किल्ड वर्कर को यहाँ लेके आना चाहते हैं यूके में। इसको अभी उन्होंने अबॉलिश कर दिया है इन द न्यू पीबीएस सिस्टम जो आ रहा है इन 2021। अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं एनी स्किल्ड वर्कर, आपको अप्लाई करना पड़ता है स्पॉन्सर लाइसेंस। सो अगर कोई भी कंपनी हो वो स्किल्ड वर्कर्स मंगाना चाहती है बाहर से, उसको स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जैसे ही वो अप्रूव हो जाए, फिर आप स्किल्ड वर्कर्स मंगा सकते हैं फ्रॉम ओवरसीज़। लेकिन बिट ऑफ क्वेश्चन, इतना आसान ये नहीं है कि हर बंदे के पास अगर ग्रोसरी शॉप है और उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है कि वो भी स्किल्ड वर्कर्स मंगा सकता है। नहीं, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो कहेंगे कि अगर आपके पास एक ग्रोसरी स्टोर है या आपके पास एक मोबाइल फ़ोन शॉप है, आपको स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जो को आपसे वो पूछते हैं कि ठीक है आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है, लेकिन जो शख्स को आप बुलाना चाहते हैं उसकी जॉब टाइटल क्या होगी। और उनके पास एक लिस्ट है होम ऑफिस की वेबसाइट पर जो आप चेक कर सकते हैं कि कौन से जॉब्स हैं जो है स्किल्ड, और वहाँ से आपको फिर एक किसी को स्पॉन्सर करना पड़ता है जिसका टाइटल उस लिस्ट पर हो। फॉर एग्जांपल ए मार्केटिंग मैनेजर, अगर आप फ़र्ज़ करें उसको आप बुलाना चाहते हैं पाकिस्तान या इंडिया से, फिर आप बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल एक वेटर आप बुलाना चाहते हैं जो आपकी कॉफ़ी शॉप में काम करे, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो स्किल्ड लिस्ट में नहीं है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव होने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मेरा एक सवाल सी, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 2014 ਦੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, 4 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਯੈਸਟਰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ, ਪਲੀਜ਼ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੈਸਟਰਡੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ? ਈਯੂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਈਯੂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਈਯੂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਟ ਉਹ ਦੀ? ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਈਮੇਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ? ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਈਵ ਔਨ 에ਅਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਓ। ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਫੈਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲਾਈਟ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਫ 에ਅਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ। ਹੈਲੋ 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 हेलो हाँ जी हाँ जी भैन जी, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣੇ ਰਹੋ जी, फरमाओ। यह फिर लाइव है, आप उनसे बात होगी मेरी? हाँ जी बात करें जी, फरमाइए। हेलो हाँ जी सर, मैंने ना ये पूछना कि मेरा फ्रेंड है, वो 15 साल से है ना, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी जी। हाँ, 15 साल से ना उनके पास एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी का पूरा तजर्बा है, एक्सपीरियंस है ना। ठीक है। तो वो यहाँ पे हैं यूके में, है ना। तो मैं चाहती हूँ, मैंने एक बार सुना था कि यहाँ पे एग्री खेती बाड़ी के लिए यहाँ पे किसान चाहिए, किसान जो होते हैं, तो वो जो किसान है उसके लिए यहाँ से अगर केस लगाना हो तो क्या रिक्वायरमेंट है, आप बता सकते हैं? उसको एक्सपीरियंस है पूरा प्रॉपर, और वो घर वालों के पास इंडिया में काफी जमीन है। जी जी। हाँ जी, और वो 15 सालों से यहाँ रह रहा है यूके में? वो लगा सकता है यहाँ से केस अपना। और वो 15 सालों से यहाँ यूके में रह रहा है अभी? नहीं, उसको आए को हो गए 10 साल। जी जी, मैं समझ गया। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो एक स्कीम थी जो होम ऑफिस ने अनाउंस की थी तकरीबन 2 साल पहले। उसको फिर उन्होंने कहा था कि जो कंट्रीज़ वो इस्तेमाल करेंगे वो इंडिया और पाकिस्तान से नहीं होंगे, वो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, इसलिए आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते अनफॉर्चुनेटली। अगर आपके जो दोस्त हैं यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें एक रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप बेस के ऊपर वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, या अगर जब उनके 20 साल पूरे हो जाते हैं यूके में, फिर वो अप्लाई कर सकते हैं लीव टू रिमेन। लेकिन अगर आप सोच रही हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर स्कीम, वो ऐसी कोई स्कीम है नहीं, वो अभी उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते अनफॉर्चुनेटली। बेस्ट चीज़ यही होगी कि या तो वेट करें, या अगर उनके सर्कमस्टांसेस जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया चेंज हो जाते हैं, फिर वो एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। আমি উদ্দিন, हम उद्दीन बात कर रहे हैं हेस्टन से। जी जी। वो पूरा पहले मेरा वाइफ ने फोन किया था और मेरा साली के लोग अप्लाई किया था विजिट वीजा के लिए। ठीक है। उसका अकाउंट में पैसा कम था, इसलिए उसका रिफ्यूज कर दिया था। तो बीच में लाइन काट हो गया था। तो हम अब ये पूछते हैं, हम लोग री अप्लाई अगेन कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी तो 1 साल हुआ है। नहीं, री अप्लाई आप एनी टाइम कर सकते हैं। ये मत समझे कि अगर एक विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है आपको वेट करना पड़ता है। नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपकी वाइफ को ये कहा था कि अगर आप, मेरा और एक क्वेश्चन है। जी जी जी, हेलो, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी जी, फरमाइए दूसरा क्वेश्चन। जी, अभी मैं वाइफ के लिए इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करेगा नेक्स्ट दिसंबर में। ठीक है, आने वाला दिसंबर में। ठीक है। लेकिन वो मेरा पहले मेरा तनख्वाह 18,600 का था, लेकिन अभी पहले मैं ओवर टाइम करता था, बहुत सारे काम करता था, लेकिन अभी 2-3 महीने से मेरा ओवर टाइम कम हो गया है। मैं 32 आवर्स कर रहा हूँ। ठीक है। पूरा महीना में, पूरा हफ्ता में 32 ठीक है। ऐसा अभी मेरा पैसा कम पड़ रहा है। ठीक है। इस हालत से मैं अगर अप्लाई करेगा तो 18,600 हो सकता है मेरा, मैं मीट नहीं कर सकेगा। ठीक है, हो सकता है मेरा एप्लीकेशन क्या ये रिजल्ट कैसा होगा। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जल्दी से आपका जवाब दे देता हूँ। जो पहला सवाल था मैंने आपकी वाइफ को एक्सप्लेन किया था कि अगर वो अपनी तरफ से पैसे दिखा दे अकाउंट में, मेरे ख्याल में उनका वीज़ा अलाउ हो जाएगा। तो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आप अभी इनकम रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर रहे, आपका वो वाइफ का एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगा या नहीं? क्योंकि आपकी वाइफ अप्लाई करेगी नेक्स्ट ईयर दिसंबर, आपको दिखाना होगा कि फ्रॉम मई 2021 तो लेकिन नवंबर 2021 6 मंथ्स आप इनकम रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। सो अगर आप अभी नहीं मीट कर रहे हैं, परेशान ना हो,
नेक्स्ट ईयर लास्ट 6 मंथ्स एप्लीकेशन से पहले मेक श्योर कि आप इनकम रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम आज पसंद आया होगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का ये प्रोग्राम एंड हो गया है। नाजरीन, जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे मेरे ऑफिस पर आना चाहते हैं और मुझे मिलना चाहते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप जाएं अभी सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सर्च में डाल दें कामरान एजाज, वहाँ आप मुझे मेरे मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वहाँ आप देख सकते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ़ और सिर्फ वीनस टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम।